नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, आपके साथ मैं हूं राजीव ढौंडियाल। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड प्राइम की। सबसे पहले चमोली से बड़ी खबर, जहां पर सड़क में मलबा गिरा और मलबा गिरने से कई लोग मलबे की चपेट में आए। बड़ी खबर मिल रही है चमोली से। सड़क से गुजर रहे थे कुछ लोग और मलबे की चपेट में आए हैं। नारायण बगड़ परखाल मार्ग पर यह मलबा गिरा है। खबर बड़ी है, सड़क पर खड़े राहगीरों के ऊपर ये मलबा गिरा है। 2 लोगों के इस वक्त घायल होने की सूचना मिली और तस्वीरें भी हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा पर। आप तस्वीरों में देखेंगे कि ये लैंडस्लाइड सक्रिय जोन दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर देखिए लैंडस्लाइड हुआ है, ऊपर से मलबा गिरा है और अचानक मलबा गिरने से पूरी की पूरी रोड देखिए आप, पूरी की पूरी रोड मलबे में दब गई है और कुछ लोग भी दबे हैं। 2 लोगों के दबे होने की सूचना मिल रही है। ये खबर बड़ी है और उनके वो घायल बताए जा रहे हैं। वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने वीडियो भी बना लिया और इन तस्वीरों को आप देखिए। अगर आप इस रोड को देखेंगे तो आगे तक इसमें आपको भूस्खलन हुआ नजर आएगा। इससे लगता है कि सड़क के चौड़ीकरण के लिए जब चौड़ीकरण का काम किया होगा तो पहाड़ों को काटा गया, और जब ज्यादा पहाड़ों को काट दिया जाता है तो पहाड़ अपने आप भर भरा कर गिर जाते हैं, क्योंकि बेस जब कमजोर हो जाता है तो ऊपरी सिरा अपने आप गिर जाता है। और यही यहाँ पर भी हुआ है। आप इस सड़क को देखेंगे तो सड़क को काटा गया, पहाड़ों का सीना चीरा गया और उसके बाद फिर पहाड़ अपने हिसाब से नहीं गिरते, बोझ सह नहीं पाया और उसके बाद पूरी की पूरी मिट्टी भर भरा कर नीचे गिर गई और 2 लोगों के दबे होने की सूचना मिली। उसके बाद वो घायल बताए जा रहे हैं। नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं। नेशनल हाईवे पे ये हाल है और यही स्थिति लगातार ऑल वेदर रोड के निर्माण कार्य में इसी तरह की स्थिति की खबरें आती रही हैं पहले से कि सड़क को और काटा जा रहा है और चौड़ा किया जा रहा है। इतना चौड़ा किया जा रहा है कि किसी भी मौसम में, किसी भी परिस्थिति में आवाजाही ठप ना हो, आवाजाही रुके ना। लेकिन अब यही मुसीबत बनता चला जा रहा है। ये तस्वीरें चमोली की तुम लगातार बना क्या कर रहे हो? तो जैसे ही मलबा गिरा उसके बाद से वाहनों की लंबी कतार वहां पर लगी, क्योंकि आवाजाही पूरी तरह से दोनों तरफ से बंद, क्योंकि पहाड़ों में मार्ग बड़ा सकरा होता है और इन्हीं वन वे होता है और यहीं से दोनों तरफ की आवाजाही होती है और आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। लक्ष्मण राणा हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। लक्ष्मण, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहते हैं कि घायलों की संख्या क्या है, उनकी हालत इस वक्त कैसी है और स्थिति क्या है? क्या मार्ग को खुलवाया जा सका है या नहीं? जी, चमोली के नारायण बगड़ परकाल मोटर मार्ग पर इन दिनों सड़क कटिंग का काम चल रहा है और दोपहर में यही काम वहां पर चल रहा था, लेकिन अचानक पहाड़ी से मलबा आ गया, क्योंकि कुछ लोग सड़क खुलने का इंतजार वहां पर कर रहे थे खड़े होकर, और जो मलबा था वो लोगों के ऊपर गिर गया। हालांकि 2 लोग उसके मलबे में दब गए और एक को प्रशासन की टीम ने निकाल दिया है। हालांकि अभी भी एक आदमी मलबे के अंदर दबा हुआ है। अगर स्थानीय लोगों की माने तो लोगों का ये भी कहना है कि कई लोग दबे होने की आशंका इसमें हो सकती है, लेकिन जो थानाध्यक्ष हैं थराली के, उनका यही कहना है कि अभी फिलहाल एक लोग के दबे होने के बाद जो घायल व्यक्ति था उसके द्वारा बताई गई। हालांकि घायल को जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है थराली का, वहां पर भर्ती करा दिया गया फिलहाल उपचार के लिए। जी, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ये खबर बड़ी है कि अभी भी एक व्यक्ति के दबे होने की आशंका, हालांकि ग्रामीणों की माने तो ज्यादा लोग दबे हो सकते हैं। ये खबर बहुत बड़ी हम आपको दे रहे हैं। यहाँ पर लगातार सड़क कटिंग का काम चल रहा है। जैसे कि तस्वीरों को देखकर अंदाजा लग भी रहा है कि सड़क को काटा जा रहा है। सड़क को काटा जा रहा है तो पहाड़ इतना कटाव सहन नहीं कर पाते हैं और भर भरा कर ये पहाड़ी नीचे आकर गिर गई। और 2 लोग, ये लोग बताया जा रहा है कि वहां पर सड़क कटिंग का काम देख रहे थे, ये इंतजार कर रहे थे कि सड़क कटिंग का काम रुकेगा तो ये अपनी गाड़ी को आगे लेकर जा पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वहां पर खड़े होकर देख रहे थे जहां पर सड़क कटिंग का काम चल रहा था और ये पहाड़ी नीचे गिर गई। क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाल हालत पर सरकार एक्शन मोड में है। एबीपी गंगा ने प्रमुखता से खबर को दिखाया था, तस्वीरों को दिखाया था और अब एक्शन मोड में सरकार। लगातार तस्वीरें दिखाए जाने के बाद अब एक्शन में आया प्रशासन, सरकार अब एक्शन में आई है। क्वारंटीन सेंटर्स की स्थिति बदहाल है और उनकी बदहाल स्थिति को लगातार एबीपी गंगा ने दिखाया। दून में क्वारंटीन सेंटर्स पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। 32 क्वारंटीन सेंटर्स पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति होगी। ये नियुक्तियां क्वारंटीन सेंटर्स की स्थिति को बेहतर करने के लिए, क्योंकि क्वारंटीन सेंटर में खासतौर पर जो सरकारी क्वारंटीन सेंटर्स हैं, जो अनपेड हैं, वहां पर तो स्थिति बहुत भयावह है, ऐसा लोगों का कहना है। और
सिर्फ देहरादून ही नहीं, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो क्वारंटीन सेंटर्स बनाए, चाहे वो स्कूलों को बनाया गया हो या पंचायत भवनों को बनाया गया हो, उनकी दुर्दशा और जर्जर स्थिति में वो हैं। सुरक्षा के कोई इंतजाम वहाँ पर नहीं है। ये बात महिलाओं ने भी कही है और स्टूडेंट्स ने कही, छात्राओं ने जो क्वारंटीन रही हैं। तो बदहाल स्थिति पहले भी देखने को मिली कि झाड़ियाँ उगी हुई हैं, सांप एक बच्चे को डस कर चला गया, बच्चे की मौत हुई। देहरादून में भी कुछ वक्त पहले एक युवक की मौत हो गई थी। अब रवि कैंतुर हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। रवि, क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली किसी से छुपी नहीं हुई, खासतौर पर उत्तराखंड की और पहाड़ मैदान एक जैसा। अब क्या बदलेगा, कैसे बदलेगा, एबीपी गंगा की खबर का असर किस तरह का हुआ है, वो आप दर्शकों को बताएं। ये देखिए राजीव, हम एबीपी गंगा ने इसे बड़ी प्रमुखता से दिखाया था क्योंकि 19 साल के एक युवक ने जो है आत्महत्या कर दी थी। इससे पहले रुद्रपुर में एक आत्महत्या हुई थी। तो क्वारंटीन सेंटर की बदहाली के लिए यही तस्वीरें काफी हैं, लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है कि सरकार प्रशासन तब जागती है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। तो अब नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। सोचिए कि 3 महीने हो गए और अब जो जिस तरीके से 3 महीने तक कोरोना का कहर लगातार जारी है और अब जाकर नोडल की नियुक्ति की जा रही है, वो भी देहरादून में, जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के मामले हैं। हालांकि ये कदम अच्छा है, लेकिन इस कदम को उठाने में काफी देरी हुई है। 32 क्वारंटीन सेंटर्स हैं जिसमें नोडल की नियुक्ति की गई है। ये जानने के लिए कि व्यवस्था रवि, ये नोडल अधिकारी किस तरीके से काम करेंगे? क्या ये उन्हीं क्वारंटीन सेंटर्स में मौजूद रहेंगे कि ताकि व्यवस्थाओं को देख सकेंगे, या फिर ये भी अपने घरों में रहेंगे और सिर्फ मॉनिटर करेंगे? जी देखिए, इनको मॉनिटरिंग करने की पूरी जिम्मेदारी दी गई है। हर एक क्वारंटीन सेंटर में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये जायजा भी लेंगे वहां पर किस तरीके से है और जो वहां पर तमाम जो लोग लगाए गए हैं व्यवस्थाओं के लिए, उन लोगों वो लोग किस तरीके से अपना काम पूरा कर रहे हैं, उन चीजों की का जायजा भी लेंगे, ताकि जिस तरीके से बहुत सारी अप्रिय घटनाएं क्वारंटीन सेंटर्स में हुई हैं वो दोबारा ना हो सके। उम्मीद करते हैं कि स्थिति बदलेगी। रवि, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो मॉनिटर करेंगे, लेकिन अगर व्यवस्था ये होती है कि जिन क्वारंटीन सेंटर में जिस नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी है वो वहीं पर रहे, उन्हीं व्यवस्थाओं में रहे जिन व्यवस्थाओं में जितने भी लोग आ रहे हैं वो रह रहे हैं, तो शायद स्थितियां ज्यादा बेहतर हो सकती हैं। गढ़वाल क्षेत्र की बीजेपी की वर्चुअल रैली के जरिए राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश की जनता को संबोधित किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने त्रिवेंद्र सरकार की तारीफ की, साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा कि कई विकसित देश कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से इस चुनौती को स्वीकार किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए कदमों को न केवल भारत ने बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सराहा है। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की मुहिम का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आर्मी अस्पतालों में उत्तराखंड के लोगों की सुविधाएं देने का अनिल बलूनी ने आग्रह किया था, जिसके चलते शासनादेश जारी किया गया है। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अनिल बलूनी राज्य में चलाए गए कई मुहिम से जुड़े हुए हैं। तो अनिल बलूनी ने जो मुहिम चलाई है, उनकी कई मुहिम से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जुड़े हुए हैं। न संघर्ष न तकलीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सीने में लगी है। उत्तराखंड के प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान श्याम जाजू जी, न संघर्ष न तकलीफ। ऐसे मीडिया के, भारतीय जनता पार्टी की मीडिया के राष्ट्रीय प्रभारी श्री अनिल बलूनी जी और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हमारे कई मुख्यमंत्री हुए। वर्तमान में मुख्यमंत्री हमारे त्रिवेंद्र सिंह जी रावत बहुत ही सफलतापूर्वक अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त नित्यानंद जी स्वामी तो हमारे पहले मुख्यमंत्री थे ही। हमारे जनरल भुवन चंद जी खंडूरी, भगत सिंह जी कोश्यारी, रमेश पोखरियाल निशंक जी, इन लोगों ने बखूबी मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह उत्तराखंड में किया है। बहनों भाइयों, दुनिया का कोई देश इसे अछूता नहीं है, लेकिन इस संकट की घड़ी में आपने समाचार पत्रों के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से, दूसरे समाचार की एजेंसियों के माध्यम से देखा होगा, विश्व के बहुत सारे विकसित देश इस कोविड-19 के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री को कि हमारे प्रधानमंत्री ने जिस सूझबूझ के साथ और जिस इच्छा शक्ति के साथ इस कोविड-19 की चुनौती को स्वीकार किया और
इस पर विजय प्राप्त करने के लिए जो भी हमने कदम उठाए हैं, उसकी सराहना केवल भारत में ही नहीं हो रही है, बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी उनके द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आपने सुना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल रैली को संबोधित किया और वर्चुअल रैली का मकसद यही है कि केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां उनको रखा जाए। कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने त्रिवेंद्र सरकार की तारीफ की, अनिल बलूनी की मुहिम की तारीफ की। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता विनोद कुमार भी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, मकसद वर्चुअल रैली का एक ही है कि केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो पता रहें, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और लोगों को पता रहे, मकसद है। लेकिन उत्तराखंड के लिहाज से क्या महत्वपूर्ण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, वो मैं चाहता हूं कि आप बताएं। और क्या, मैं ये भी जानना चाहता हूं आपसे कि इस वक्त टेंशन चल रही है नेपाल और भारत के बीच में, और उत्तराखंड बॉर्डर पर ही टेंशन है, क्या उसको लेकर भी कुछ कहा है? जी जी, देखिए राजीव, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि करीब 2.5 घंटे ये वर्चुअल रैली चली, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तमाम पार्टी संगठन के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे। और साथ ही साथ जिस तरह से राजनाथ सिंह और उस केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, साथ ही तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता वहाँ पर मौजूद रहे हैं और तमाम राज्य के हालातों पर चर्चा की गई है। करीब लाखों की संख्या में ऐसे थे कि जो सोशल मीडिया के जरिए उनको जोड़ा गया था। जितने भी पार्टी के पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, तमाम गढ़वाल मंडल के विधायकों को भी जोड़ा गया था और तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया था। संदेश यही था कि लगातार जिस तरह से मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ है, उसकी क्या उपलब्धि है और उसको किस तरीके से धरातल पर उसका कितना असर देखा गया है, तमाम उपलब्धियों को आज केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने गिनाया है। और साथ ही जिस तरीके से उत्तराखंड में अब कोविड-19 की स्थिति हो या पूरे देश की बात हो, उसमें भी भारत का सबसे बेहतर प्रयास कोविड-19 के चलते राजनाथ सिंह ने कहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि लगातार राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी वैसे तो कई मुहिम को लेकर मुहिम चलाई हुई थी, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर मुहिम की बात होगी जिसमें राजनाथ सिंह से अनिल बलूनी ने सिर्फ एक आग्रह किया था कि जितने भी अर्धसैनिक बलों के अस्पताल है, साथ ही सेना के अस्पताल है, उसमें उत्तराखंडी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए। और उसका भी हवाला आज राजनाथ सिंह ने दिया है कि अनिल बलूनी के आग्रह पर हमने शासनादेश दे दिया है और जितने भी सेना के अस्पताल है, अर्धसैनिक बलों के अस्पताल है, उसमें पूर्ण रूप से उत्तराखंड के लोगों को अब स्वास्थ्य सुविधा दी जाए। लिहाजा अब ये भी देखा जा रहा है कि भारत और नेपाल की सीमा से सटे किससे विवाद का भी नाता लंबे समय से चल रहा है, उस पर भी राजनाथ सिंह ने कहा है कि पूरी तरह से अभी सारी स्थिति कंट्रोल है, लेकिन वार्ता चल रही है। आगे की स्थिति जो भी होगी वो सब जरूर उसको ब्रीफ किया जाएगा, लेकिन अभी पूरी केंद्र में बीजेपी है, वो लगातार मॉनिटर कर रही है। सभी बीजेपी शासित राज्यों को मॉनिटर किया जा रहा है कि वहां पर कोरोना की स्थिति क्या है, कंट्रोल में है या नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड की जो स्थिति है, क्या उस पर, कोविड-19 की जो स्थिति है उस पर क्या अपनी बात रखे? त्रिवेंद्र सरकार कैसे कंट्रोल कर रही है, कैसे काम कर रही है कोविड-19 के लिए, इस पर कोई बात रखी उन्होंने? देखिए, कोविड-19 के चलते राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पूरी तरह से भरोसा दिलाया है कि राज्य में बेहतर प्रयास रहा है, अब तक कार्य अच्छा रहा है कोविड-19 के चलते। और साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी ये माना है, अभी साफ तौर पर जब बात हमारी मुख्यमंत्री से हुई, उन्होंने भी कहा है कि अब राज्य में पूरी तरह से कोरोना कंट्रोल है। लेकिन राजीव, सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे हटके बात यह है कि लगातार संख्या बढ़ रही है, तो क्या आखिरकार सरकार किस हिसाब से ये बात मान रही है कि कोरोना कंट्रोल हो चुका है? ये बात अलग हो सकती है कि आखिरकार जिस तरह से प्रयास हैं और क्वारंटीन की सेंटर हो, कोविड-19 के चलते तमाम व्यवस्थाएं चरमरा गई है, उसको देखते हुए आखिरकार सरकार क्यों चेतना नहीं चाहती है और सरकार अपनी पीठ थपथपाकर सिर्फ इस बात का इशारा कर रही है कि पूरी तरह से सरकार के प्रयासों से तारीफें जरूर की जा रही है बहुत सारी, लेकिन तारीफें और दावों के बीच में एक होती है हकीकत, और असल हकीकत अपने आप में सारी चीजें बयां करती हैं जो बहुत अच्छी दिख नहीं रही। आप विनोद बने रहे, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। दरअसल पिथौरागढ़ में नेपाल सीमा पर नेपाल की तरफ से भारत के क्षेत्र को अपना बताया जा रहा है। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नेपाल के साथ भारत के रिश्ते हमेशा मजबूत रहेंगे। सुनाते हैं आपको। सड़क बनी है, भारतीय क्षेत्र में बनी है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश नेपाल में इस सड़क को लेकर कुछ गलतफहमियां पैदा हुई हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नेपाल का जहां तक प्रश्न है, नेपाल के साथ हमारे केवल सामाजिक, भौगोलिक
और ऐतिहासिक रिश्ते ही नहीं हैं, सांस्कृतिक रिश्ते ही नहीं हैं, बल्कि नेपाल के साथ हमारे आध्यात्मिक रिश्ते भी हैं। इस हकीकत को भारत कभी भूल नहीं सकता है। बाबा पशुपतिनाथ को हम कैसे भूल सकते हैं? यह संबंध तो इस लोक का नहीं है, बल्कि यह मानता हूं कि यह संबंध दूसरे लोक का है, जो चाह कर भी कोई इसे बदल नहीं सकता है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और विनोद हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए। विनोद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगर हम इस बात को, इस बयान को सुने तो उसमें पॉजिटिविटी भी है, एक तरीके से संदेश भी देना चाहते हैं कि हमारे हर तरह का जो है आप लोगों से संबंध है। तो लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि बॉर्डर पर हमने देखा कि पहले की तुलना में ज्यादा अलर्टनेस थी, क्या उसमें अब किस तरह का अंतर आया है? देखिए, जिस तरीके से लिपू लेक और काला पानी को एक मानचित्र के जरिए नेपाल ने अपनी भूमि बताया है, उसको लेकर पूरी तरह से विवाद है, और जिसके चलते बॉर्डर्स पर, यानी भारत और नेपाल बॉर्डर पर जितनी भी सुरक्षा एजेंसी है वो सतर्क मोड पर रखी गई है। उत्तराखंड की बात करें तो आईटीबीपी और तमाम स्थानीय पुलिस बलों को वहाँ पर अलर्ट मोड पर रखने के आदेश दिए गए हैं। और जिस तरह से राजनाथ सिंह ने कहा है कि नेपाल से हमारे संबंध धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं और साथ ही साथ सामाजिक हैं, और बहुत ही अच्छे मित्र देश में नेपाल आता है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि अगर मित्र देश हैं तो आखिरकार किसकी शय पर अब नेपाल पूरी तरह से तलखी दिखा रहा है, किस वजह से अब जो पूर्व में ही ये साबित हो चुका था कि काला पानी और लिपू लेक भारत की भूमि है, ये साबित हो चुका था, और लेकिन अब मानचित्र में ये दर्शाया जा रहा है आखिरकार किसकी शय पर इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है। लेकिन अब पूरी तरह से बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर पर अलर्ट तो है, लेकिन बॉर्डर पर अलर्ट है। विनोद, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो भारत का हिस्सा है, ये भारत को प्रूफ देने की जरूरत है नहीं, प्रूफ तो जुटा रहा है नेपाल, जिसने कमेटी बनाई है ये जांच करने के लिए कि हमारा हिस्सा है भी यानी जो हमारा दावा है वो कितना पुख्ता है, उसके लिए सबूत जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना को लेकर बीजेपी विधायक गणेश जोशी का बयान है। गणेश जोशी का कहना है कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं वो जल्दी स्वस्थ हो रहे हैं। साथ ही गणेश जोशी ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कि विपक्ष के पास सरकार को लेकर कोई मुद्दा नहीं, इसलिए वो कोरोना को लेकर बीजेपी को घेरने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। जनता सब देख रही है, आने वाले समय पर कांग्रेस को जनता जवाब जरूर देगी। तो मसूरी बीजेपी विधायक गणेश जोशी ने यह बयान दिया कि कोरोना पहले तो कंट्रोल में, जो केसेस आ रहे हैं वो जल्दी ठीक भी हो रहे हैं, रिकवरी रेट अच्छा है, और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कोई मुद्दा नहीं है, तो मुद्दा इसको बनाया जा रहा है। मैं कांग्रेस के मित्रों को सलाह देता हूं, देखिए जब किसी व्यक्ति के पास कुछ काम नहीं होता, आप पूरे कोरोना काल को देख लीजिएगा, हमारे कांग्रेस के मित्रों ने मसूरी के अंदर, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कितने हमारे प्रवासी भाई जो आज बिहार के बंधु, जो गरीब लोग भोजन के लिए तरस रहे थे, कितने लोगों को भोजन कराया, और उनको भोजन आज 55 दिन के अंदर लगभग 85 से 90 हज़ार लोगों को भोजन कराने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोदी किचन के माध्यम से किया। एक बहुत बड़ी खबर, देहरादून में प्रवासियों पर दर्ज मामले वापस होंगे। खबर बहुत बड़ी है और आपके मतलब की है, लॉकडाउन उल्लंघन पर मुकदमे जो दर्ज हुए थे वो वापस होंगे। ये बहुत बड़ी जानकारी। बगैर परमिशन अपने घर पर कई प्रवासी पहुंचे थे और उन लोगों के लिए राहत भरी बात है, ये राहत भरी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। हफ्ते भर के भीतर मामले वापस लेने की जो कार्रवाई है वो होगी। तो ये खबर बहुत बड़ी है। बहुत सारे ऐसे उत्तराखंड के लोग जो वापस अपने घरों को लौटे और बिना प्रशासन को सूचित किए वो घरों को लौटे, तो ऐसे में उन पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं महामारी अधिनियम एक्ट के और दूसरे, वो सब वापस होंगे। टेरी से बड़ी खबर, कोरोना के मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही, दिनों दिन इजाफा हो रहा है संख्या में। 294 संख्या पहुंच गई टेरी में कोरोना पॉजिटिव केसेस की। 300 के बहुत करीबी आंकड़ा है। जिले में 10 कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। ये पहाड़ी जिला है और 10 कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। अब तक अस्पताल से 213 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो 213 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। 294 टोटल केसेस हैं। जोशीमठ के घांगरिया में वन विभाग अब अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। घांगरिया में 105 नाली जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए अब सबसे बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है विभाग, जिसमें होटल्स, लॉज, धर्मशाला, दुकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। इसमें एक धार्मिक स्थल को भी ध्वस्त किया जाएगा। वन क्षेत्र में 105 नाली भूमि अतिक्रमण को पहले ही चिन्हित किया जा चुका है। 50 लोगों ने वन भूमि पर काफी लंबे समय से अतिक्रमण किया हुआ था।
माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया था कि जो भी वन भूमि पर अतिक्रमण हो उन सभी को खाली किया जाए। वैसे भी हमारे भारतीय वन अधिनियम में व्यवस्था पहले से ही है कि यदि कोई अतिक्रमण करता है तो विधिक प्रक्रिया अपनाकर उसे खाली किया जाए। तत्क्रम में हमने जो भी अवैध अध्यासी हैं उन्हें विधिक रूप से नोटिस दिए गए। नोटिस देने के बाद में उनके जवाब लिए गए। जो लोग नहीं आए उनको अखबार में विज्ञापन दे करके सूचना दी गई कि आप आइए, अपना पक्ष प्रस्तुत करिए। जो उन्होंने पक्ष प्रस्तुत किया उस पर विचार करके विधिक रूप से बेदखली के आदेश पारित किए गए। बड़कोट में मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल ग्रामीण सड़क पिछले 3 साल से नहीं बन पाए, तो ग्रामीणों ने खुद चंदा इकट्ठा करके सड़क बनाने का बेड़ा उठा लिया। लेकिन ग्रामीणों की इस उम्मीद पर भी प्रशासन ने पानी फेर दिया और सड़क कटिंग कार्य अधूरे में रोक दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि पहले सड़क की मंजूरी की जांच की जाएगी, उसके बाद ही सड़क को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। तो पहले तो प्रशासन की बेरुखी की वजह से सड़क बन नहीं पाई, तो लोगों ने खुद ही बेड़ा उठाया और अब उसको भी रोक दिया गया है। ये आया है कि इनके इस रोड की जो है कोई स्वीकृति नहीं है और ना ही इसको जो है कोई विभाग बना रहा है। तो इस संबंध में जो है तत्काल मैंने उसको जो है बंद करा दिया है और कल इस संबंध में जो संबंधित अधिकारीगण हैं उनकी जो है एक बैठक रखी है और बैठक में जो भी निर्णय होता है उसके जो ये स्वीकृत है या नहीं है वो पेपर देखने के बाद ही पता चलेगा। तो रोकने की कार्रवाई तो बहुत जल्दी कर दी गई, लेकिन बनाने की कार्रवाई में सालों लग जाते हैं। आखिर क्यों? ये बड़ा सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना।